अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के आज पहले जुमे के मौके पर नमाज जुमा के लिए यरूशलेम में मस्जिद अक़सा के अहाते में सख्त सिक्योरिटी के साथ हज़ारों मुसलमान जमा हुए, जिनमें मगरबी किनारे से इसराइल में दाखिल होने वाले फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। अक्टूबर में इसराइल और हमास के दरमियान हुए एक नाजुक जंगबंदी के मुआहदे के बाद यह पहला मौका था कि मस्जिद अक़सा में नमाज अदा की गई। गुज़िश्ता साल के रमज़ान के बाद से ये पहला मौका था जब बहुत से लोगों को मगरबी किनारा छोड़ने और यरूशलेम के कदीम शहर में इस मुकाम पर नमाज अदा करने की इजाज़त मिली। ताहम इसराइल ने जुमे के रोज़ मगरबी किनारे से इसराइल में दाखिल होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद को 10,000 तक महदूद कर दिया और सिर्फ 55 साल से ज़ायद उम्र के मर्दों, 50 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन और 12 साल तक के बच्चों को दाखिले की इजाज़त दी गई। इसराइल माजी में भी सिक्योरिटी खदशात की बिना पर ऐसी पाबंदियां आयद करता रहा है। इलाका जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं, मुसलमान इस मुकाम को हरम शरीफ कहते हैं। आज यहाँ मस्जिद अक़सा मौजूद है जो इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है। ये जगह अक्सर इजरायली फ़लस्तीनी तनाज़े में कशीदगी का मरकज़ रही। इजरायली पुलिस के मुताबिक यरूशलेम में 3,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार आज तैनात किए गए थे। उन्होंने कहा कि इनकी मौजूदगी का मकसद जारियत दिखाना नहीं बल्कि हंगामी सूरत हाल में मदद फराहम करना था। यरूशलेम के इस्लामी वक्फ यानी उर्दन की मजहबी अथॉरिटी जो इस अहाते का इंतज़ाम संभालती है, उन्होंने बताया कि 80,000 से ज़ायद अफराद ने आज की जुमे की नमाज में शिरकत की। आम हालात में रमज़ान में मस्जिद अक़सा में जुमे की नमाज में 2 लाख तक लोग शरीक हो सकते हैं। मगरबी किनारे से ताल्लुक़ रखने वाले एक फ़लस्तीनी अज़ाउद्दीन मुस्तफ़ा भी इन लोगों में शामिल थे जो इन पाबंदियों पर अफसरदा थे। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ट्रंप के पास महसूलात आयद करने का कानूनी इख्तियार नहीं। अदालत ने करार दिया कि ट्रंप का दुनिया भर के ममालिक पर टैरिफ गैर कानूनी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी इमरजेंसी के ऐलान के लिए बनाए गए कानून का इस्तेमाल करते हुए बड़े टैरिफ लगाकर अपने इख्तियार से तजाविज़ किया है। अदालत ने कहा कि कानून सदर को टैरिफ लगाने का इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के 3-6 के फैसले में अदालत ने निचली अदालत के इस फैसले को बरकरार रखा कि ट्रंप ने बड़े पैमाने पर दरामदी टैक्स लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। ये कानून जो 1977 में नाफिज किया गया था, सदर को कौमी इमरजेंसी के दौरान तिजारत को मुनज़्ज़म करने की इजाज़त देता है, लेकिन इसमें वाज़ेह तौर पर महसूलात का जिक्र नहीं है। फ़लस्तीनी तहरीक हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास के बाद कहा कि गाज़ा के मुस्तक़बिल पर बातचीत का आगाज़ इजरायली जारियत के मुकम्मल खात्मे से होना चाहिए। हमास ने आज एक बयान में कहा, गाज़ा की पट्टी और हमारे फ़लस्तीनी अवाम के मुस्तक़बिल के हवाले से ज़ेर बहस कोई भी सियासी अमल या इंतज़ामी जारियत के मुकम्मल खात्मे, नाकाबंदी के खात्मे और हमारी अवाम के जायज़ कौमी हुकूक़, ख़ास तौर पर आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की ज़मानत से शुरू होना चाहिए। ट्रंप के बोर्ड का इफ्तिताई इजलास जुमेरात को वाशिंगटन में हुआ, जिसमें कई ममालिक ने इसराइल और हमास के दरमियान 4 माह से ज़ायद अरसे से जारी नाजुक जंगबंदी के बाद फ़लस्तीनी इलाके की दोबारा तामीर के लिए रकम और अमला फराहम करने का वादा किया। ताहम इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसरार किया है कि तामीर नौ शुरू होने से पहले हमास को निहत्ता होना पड़ेगा। नेतन्याहू ने कहा, हमने अपने इत्तेहादी अमेरिका के साथ इत्तेफाक किया है कि गाज़ा को असले से पाक किए जाने से पहले गाज़ा की कोई तामीर नौ नहीं होगी। शाम की दुरूज़ अक़लियत और हुकूमत के हिमायत याफ्ता दस्तों के दरमियान मोहलिक झड़पों के 7 माह बाद पड़ोसी मुल्क इसराइल में द्रोज़ के रूहानी पेशवा ने कहा है कि सरहद पार कम्युनिटी के अरकान अब भी ख़तरे में हैं। शेख मौफ़क़ तरीफ़ ने इस हफ्ते AFP को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया वो अब भी मुहासरे में हैं, मुकम्मल तौर पर घिरे हुए हैं। उन्होंने किसी भी किस्म की इंसानी हमदर्दी की इमदाद लाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, बशमुल वो इमदाद जो हम भेजने की कोशिश कर रहे हैं। रूहानी पेशवा ने यह गुफ्तगू शुमाली इसराइल के एक पुरसुकून दुरूज़ गांव जोलिस में की, जहां कम्युनिटी ने शाम में मौजूद दुरूज़ों के लिए इमदादी कोशिशों को मुनज़्ज़म करने के लिए एक एमरजेंसी रूम कायम किया है। कमरे की दीवारों पर इजरायली और दुरूज़ झंडे लटके हुए हैं, जिनके साथ अबरानी और अरबी ज़बान में पोस्टर्स भी मौजूद हैं, जिन पर शामी दुरूज़ों के कत्ल आम को रोकने का मुतालबा किया गया। दुरूज़ एक बातिनी मजहब के पैरोकार हैं जो सदियों पहले शिया इस्लाम से अलग हुए थे। इसके मानने वाले शाम, इसराइल, लेबनान और इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा गोलान की पहाड़ियों के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में जनूबी शाम में दुरूज़ जंगलों और
سنی بدو قبائل کے درمیان جھڑپیں شروع ہوئی تھی۔ برطانیہ کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ برطانوی دوہری شہریت رکھنے والے افراد متنازع نئے امیگریشن قوانین کے نفاذ کے بعد ایئر لائنز کو اپنی برطانوی شہریت ثابت کرنے کے لیے زائد المیعاد برطانوی پاسپورٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق نئے قوانین جو آئندہ 4 شنبے سے نافذ العمل ہوں گے، اس کے تحت برطانیہ میں داخل ہونے والے ہر اس شخص کو جو برطانوی دوہری شہریت رکھتا ہو، طیارہ، بحری جہاز یا ٹرین میں سوار ہوتے وقت برطانوی پاسپورٹ پیش کرنا ہوگا یا پھر اپنے غیر ملکی پاسپورٹ کے ساتھ 589 پاؤنڈ فیس کے عوض حاصل کردہ سرٹیفکیٹ آف انٹائٹلمنٹ منسلک کرنا ہوگا۔ ایئر لائنز اور دیگر ٹرانسپورٹ آپریٹرز کو اس صورت میں جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ ایسے مسافروں کو سوار کریں جنہیں ملک میں داخلے کا حق حاصل نہ ہو۔ ان قوانین نے ایسے برطانوی شہریوں کو ذہنی دباؤ کا شکار بنا دیا اور ان میں غصہ پیدا کر دیا ہے جن کے سفری منصوبے قریب ہیں لیکن ان کے پاسپورٹ کی مدت ختم ہو چکی ہے یا ان کے پاس برطانوی پاسپورٹ موجود نہیں، جن میں بیرون ملک پیدا ہونے والے بچے بھی شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیراتوں اور استحکام کے لیے پہلے امن بورڈ کے اجلاس میں $17 بلین سے زائد کے وعدے حاصل کیے۔ ٹرمپ اور ان کے سینئر ڈپلومیٹ مارکو روبیو دونوں نے اشارہ دیا کہ بورڈ کا دائرہ فلسطینی علاقے سے آگے بڑھتا ہے۔ امن بورڈ کے اسٹریٹجک ویژن کو بیان کرتے ہوئے روبیو نے 45 سے زائد ممالک کے رہنماؤں اور نمائندوں سے کہا کہ غزہ کی صورتحال کو موجودہ ڈھانچوں کے تحت حل کرنا ناممکن تھا، لہٰذا ہم نے اقوام متحدہ سے رجوع ہوتے ہوئے اس گروپ کو بنانے کے لیے اقوام متحدہ کی منظوری حاصل کی اور ان ممالک کو اکٹھا کیا تاکہ ایک بہت ہی خاص اور منفرد حل اس مخصوص مسئلے کے لیے نکالا جا سکے۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار نے امید ظاہر کی کہ امن بورڈ عالمی تنازعات میں ثالثی کے لیے ایک وسیع تر پلیٹ فارم کا کام دے سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ بورڈ دیگر پیچیدہ اور مشکل حالات کے لیے ایک مثال ثابت ہوگا، انہیں اسی طریقے سے حل کیا جا سکے، مگر فی الحال تو توجہ ایک غزہ پر ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گٹرز کو مطلع کیا کہ اگر ہمیں فوجی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا تو ہم علاقے میں دشمن قوت کے اڈوں، تنصیبات اور اثاثوں کو جائز ہدف سمجھیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مشن نے ارسال کردہ ایک خط میں کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے بارے میں تقریریں فوجی جارحیت کے حقیقی خطرے کا اشارہ دے رہی ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ اگر ایران پر فوجی حملہ کیا گیا تو وہ مصمم انداز میں اس کا جواب دے گا۔ ایران کا یہ رد عمل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ کے بعد سامنے آیا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر آئندہ 10 دنوں میں ایران واشنگٹن کے ساتھ مذاکرات میں کسی معنی خیز معاہدے تک نہ پہنچا تو اس کے نتائج برے ہوں گے۔ اسی دوران انہوں نے جنگی جہاز، لڑاکا طیارے اور دیگر فوجی ساز و سامان بھی خطے میں بھیج دیا ہے۔ ٹرمپ نے امن بورڈ کی افتتاحی نشست میں کہا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ ثابت ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک پرمعنی معاہدہ کرنا آسان نہیں ہے، ہمیں پرمعنی معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ برے نتائج نکلیں گے۔ اقوام متحدہ نے معاشی خلل، غلط معلومات اور آن لائن بدسلوکی کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے مصنوعی ذہانت کے لیے عالمی قواعد و ضوابط وضع کرنے کے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گٹرز نے آج جمعہ کو جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ ایک نو تصدیق شدہ بین الاقوامی ماہرین پینل مصنوعی ذہانت کے تیزی سے بدلتے نظاموں کے خطرات کی بہتر تفہیم اور زیادہ ہوشیار ضابطہ عمل کی تیاری میں پالیسی سازوں کی مدد کرے گا۔ بھارت کے شہر نئی دہلی میں ایک اجلاس سے خطاب میں اینٹونی گٹرز نے خبردار کیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی نے اس پر کنٹرول کی عالمی صلاحیت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس نے معاشروں کو روزگار سے محرومی سے لے کر نقصان دہ مواد کے پھیلاؤ کے خطرے تک بہت سے ناپسندیدہ نتائج کے مقابل بے بس کر دیا ہے۔ اینٹونی گٹرز نے کہا کہ اے آئی کے دائرہ اختیار سے متعلق زیادہ واضح قانون اس کے ریگولیٹروں کو ایک باضابطہ عمل کا ہی پابند نہیں کریں گے بلکہ ہدف کو تحفظ فراہم کرنے اور جدتوں کے دوام کی یقین دہانی کے ساتھ ساتھ خطرات کو کنٹرول میں رکھنے کا امکان بھی فراہم کریں گے۔ اے آئی بین الاقوامی ماہرین پینل کے اراکین میں نوبل انعام یافتہ صحافی ماریا ریسا اور اے آئی کی کینیڈین محقق یوشوا بینجو شامل ہیں۔ پینل کی پہلی رپورٹ جولائی میں متوقع اقوام متحدہ کے اے آئی گورننس مذاکرات سے قبل متوقع ہے۔ چائنیز گلوبل ہیلتھ میں شائع ہوئی ایک نئی تحقیق کے مطابق پہلے 15 ماہ کے دوران غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی میں 75,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے، جو مقامی صحت کے حکام کی طرف سے اس وقت اعلان کردہ 49,000 ہلاکتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہیں۔ نظرثانی شدہ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس مدت کے دوران پرتشدد ہلاکتوں میں 56% خواتین، بچے اور بزرگ تھے اور یہ تناسب غزہ کے محکمہ صحت کی رپورٹنگ کے ساتھ عمومی طور پر ہم آہنگ ہے۔ یہ مطالعہ فلسطینی سینٹر فار پالیسی اینڈ سروے ریسرچ نے تیار کیا اور رائل بالوے یونیورسٹی آف لندن کے مائیکل اسپیگٹ کی قیادت میں کیا گیا، جس میں 30 دسمبر 2024 سے شروع ہوئے 7 روزہ دور میں 2000 فلسطینی گھروں کا سروے شامل تھا۔ موجودہ شواہد کا مجموعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 5 جنوری 2025 تک غزہ کی آبادی کا
3 से 4% पुरतशद्दुद तौर पर हलाक हो चुका है। जंग के गैर मुस्तकीम असरात की वजह से पुरतशद्दुद हलाकतों की भी काफ़ी तादाद मौजूद है। मुहक्किकीन ने अंदाज़ा लगाया है कि पहले 15 माह के दौरान 75,200 पुरतशद्दुद हलाकतें हुई। इसके अलावा बीमारी, हादसात या इजराइल की जंग के दीगर बिलवास्ता असरात से मुंसलिक 16,300 गैर पुरतशद्दुद हलाकतें भी पेश आई। मुसन्निफीन ने इस सर्वे को गाजा में अमवात का पहला आज़ाद आबादियाती जायजा करार दिया, जो महकमा सेहत के इंतजामी आदाद-ओ-शुमार पर इन्हिसार नहीं करता। अमले ने गाजा के अजला में घरों के साथ बिलमुशाफा इंटरव्यूज किए और जवाब दहिंदगान से उन खानदान के अफराद की फहरिस्त मांगी जो हलाक हो चुके थे। अमवात के अंदाज़े शुमारियाती तजरिए के जरिए निकाले गए ये नतायज 95% बाएतमाद है। बरतानिया ने कहा है कि हम अमेरिकी फौज को ईरान के खिलाफ मुमकिना हमलों के लिए बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। दी टाइम्स ने आज शाया करदा खबर में कहा है कि बरतानिया ने अमेरिकी फौज को ईरान पर हमलों के लिए अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले ने बरतानिया और वाशिंगटन के दरमियान कशीदगी में इजाफा कर दिया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले पर तनकीद की है। एक तवील अरसे से नाफिजुल अमल मुआहदों की रूस से अमेरिकी तैयारे सिर्फ बरतानवी हुकूमत की पेशगी मंजूरी के साथ ग्लोसेस्टर शायर के RAF फियरफोर्ड से और बहरे हिंद में अमेरिकी बरतानवी मुश्तरका फौजी अड्डे डेंगू गार्सिया से ऑपरेशन कर सकते हैं। ताहम लंदन ने किसी वाज़ेह कानूनी जवाब के बगैर ईरान पर हमले में शमूलियत को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया और अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने इस फैसले के साथ साथ बरतानिया के 2025 में मंजूर करदा और बशमूल डेगो गार्सिया और चैगूज जज़ायर बरतानवी इंडियन ओशन टेरिटरी की हाकिमियत मॉरिशस को मुंतकिल करने पर मबनी मुआहदे पर भी तनकीद की। सऊदी अरब के दारुल रियाद में वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने मुलाकात करके सऊदी अमेरिका ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबदला ख्याल किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर का जायजा लिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मूसा अल ईबान भी शरीक थे। मदीने मुनव्वरा में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा किया। उन्होंने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और सलाम पेश किया। इस मौके पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक के दौरान रियाजुल जन्ना कब जा सकेंगे, इसका नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। दुनिया भर से यूं तो सारा साल ही ज़ायरीन उम्रा हुज्जाज मुक़द्दसा का रुख करते और उम्रे की अदायगी के बाद नबी आखिर ज़मा को सलाम पेश करने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। ताहम रमज़ान में यह तादाद कई गुना बढ़ जाती है। रमज़ान में ज़ायरीन के इसी रश को मद्देनज़र रखते हुए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़ास मुकाम रियाजुल जन्ना की ज़ियारत का नया शेड्यूल जारी किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक पहले 2 अशरों में मर्द और ख़वातीन ज़ायरीन के लिए रियाजुल जन्ना की ज़ियारत के 2 औक़ात अलहदा मुक़र्रर किए गए। मर्द ज़ायरीन के लिए ज़ियारत का पहला वक्त सुबह 11:20 से रात 8 बजे तक मुक़र्रर किया गया, जबकि दूसरा वक्त रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक का है। इसी तरह ख़वातीन के लिए वक्त रात 11 से 1:40 और सुबह 6 से 11 बजे तक मुक़र्रर किया गया। तीसरे अशरे में रियाजुल जन्ना की ज़ियारत के लिए मर्द ज़ायरीन के लिए 3 जबकि ख़वातीन ज़ायरीन के लिए सिर्फ 1 वक्त मुक़र्रर किए गए हैं। सऊदी अरब के फरमान अरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने किंग अब्दुल अजीज मेडल यानी तीसरा दर्जा देने की मंजूरी दी है, जो 200 मर्द और ख़वातीन शहरियों को अपने अहम अज़ू अता करने पर दिया जाएगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक यह ताज़ा शाही फरमान ज़िंदगी का तोहफा देने वालों को खिराज तहसीन पेश करने की एक कौमी मुहिम का हिस्सा है। गुज़िश्ता 4 सालों में शाह सलमान ने इस आला एजाज़ को 2500 से ज़्यादा शहरियों को इनकी ज़िंदगी बचाने वाली खिदमात के इतराफ़ में दिया है। हाल ही में टेलीविज़न पर इस मुहिम को नशर किया गया, जो मुमलिकत के इस वाबस्तगी को उजागर करती है कि वो अपने शहरियों और ख़ानदानों के गम के लम्हात में दी जाने वाली गैर मामूली कुर्बानियों को सराहती है और मुल्क भर में अज़ू अतियात के कल्चर को फ़रोग़ देती है। मुमलिकत के अज़ू अतियात के प्रोग्राम में अवाम की शिरकत और शऊर में नुमायाँ इजाफा देखा गया। ख़ास तौर पर मई 2021 में एक आला सतह की इंसानी इक़दाम के बाद जब शाह सलमान और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने बाज़ाब्ता तौर पर अज़ू अतिया दहिंदगान के तौर पर रजिस्टर किया। कौमी अतिया प्रोग्राम सऊदी सेंटर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के जरिए मुनज़्ज़म किया जाता है। शाह सलमान इस मरकज़ के साबिक़ा इदारे के क़याम 1984 में अहम किरदार अदा कर चुके हैं, जिसका मकसद इन मरीजों की तकालीफ कम करना था जिनके गुर्दे नाकारा हो चुके थे। लफ्ज़ डील ने पाकिस्तानी सियासत में ऐसी हलचल मचा दी कि शहबाज हुकूमत में शामिल वज़रा के पसीने छूट गए। अडियाला जेल की सलाखों के पीछे बंद
سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے حکومت کے اندر ایسی کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اب وزیر اطلاعات صفائی دینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم کے مشیر دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 مرتبہ ڈیل کی کوشش کی گئی، تو دوسری طرف حکومت اس کی واضح تردید کر رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی عمران خان کی ضد نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، یا جیل کے اندر کوئی بڑا خفیہ آپریشن چل رہا ہے؟ پاکستان کے سیاسی حلقوں میں اس وقت خاموشی چھا گئی جب وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر رانا ثناء اللہ نے ٹی وی پر اعتراف کیا کہ عمران خان کے ساتھ تصفیہ تک پہنچنے کی سنجیدہ کوششیں کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق حکومت نے 2 بار ہاتھ بڑھایا، لیکن عمران خان اپنی شرائط پر ڈٹے رہے۔ سب سے چونکا دینے والا انکشاف یہ ہے کہ کچھ لوگ بیرون ملک سے عمران اور حکومت کے درمیان مصالحات کرانے آئے تھے۔ عمران شروع میں تو مان گئے، لیکن پھر مکر گئے۔